तो दोस्तों इस वीडियो में आप देखने वाले हो हुआ युहाओं को अपनी अनडेड आर्मी को अराइज करते हुए, क्योंकि उसको मिल चुका है गॉड एलेक्स के अनडेड आर्मी का फुल एक्सेस। और वो अब क्या करेगा उसके साथ देखेंगे इस वीडियो में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखना, और अभी तक नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि इसकी अगली वीडियो इस चैनल में बहुत ही जल्द आ जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां युहाओं वापस से चांटिंग करना शुरू कर देता है, और ये चांटिंग करके ब्लड घोस्ट मैजिक डिलीट टाइप को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से इस बंदे के ऊपर एक स्केलेटन अपीयर हो जाता है। और ये बंदा काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है, आखिर अचानक से यहाँ पे क्या होने लगा है, और आखिर क्यों मेरी बॉडी इतनी पिलपीली सी हो रही है। और तभी उस क्रिएचर ने इसके ऊपर भी अटैक कर दिया होता है। तो ये बंदा इसे देख के मन में कहता है, इस अजीब से क्रिएचर से निपटने के लिए मुझे पक्का किसी ना किसी तरीके की स्पेशल एबिलिटीज को इस्तेमाल करना होगा, और एक ऐसी एबिलिटी से अटैक करना होगा जो कि इसके खिलाफ काम कर सके। लेकिन अभी मैं कैसे ढूंढूं उस सोल टूल को जो कि इसके खिलाफ कारगर होगा। और तभी ये बंदा इसे डॉज करके काफी तेजी से युहाओं की तरफ बढ़ने लगता है एक चाकू को लेके, और मन में कहता है, सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं है, मैं सबसे पहले इसकी चांटिंग को रोकता हूँ। और ये बंदा युहाओं के ऊपर अटैक करने के लिए करोशन डिकॉम्पोजिशन डैगर का इस्तेमाल करता है, और ये एक रैंक 4 की मैजिकल टूल है। और अगर कोई इससे हिट हो जाता है तो ये तुरंत ही अपोनेंट की बॉडी और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज को काफी तेजी से तोड़ देगा। और तभी इस बंदे के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जैसे कि इसका डैगर उसके कांटेक्ट में गया तो ये तुरंत ही मेल्ट हो गया। और इस चीज को देख के से भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर ये क्या चल रहा है। और तभी अचानक से युहाओं अपने उस शील्ड से इस बंदे के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता है। इस बार ही युहाओं ने इसके ऊपर अटैक करने के लिए रिबाउंड का इस्तेमाल किया होता है, और ये मन में कहता है, ये जजमेंट शील्ड सच में 5 घंटे बनाने के काबिल है, क्योंकि इसके पास पूरी 3 एबिलिटीज है, जिनमें से जो रिबाउंड और अब्जॉर्ब एबिलिटी है वो सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट के खिलाफ ही इफेक्टिव है, जबकि एनर्जी टाइप अटैक्स के खिलाफ यूजलेस है। जबकि इसकी जो फाइनल एबिलिटी है वो जजमेंट है, और इसने इस जजमेंट एबिलिटी को उस ब्लेड से इनहेरिटर को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए ये किसी की भी वाइटल फोर्स को एब्जॉर्ब करके डिसइंटीग्रेट कर सकता है। और युहाओं इस एबिलिटी का एम इस बंदे पे सेट कर देता है, और युहाओं को ऐसा करते देख इस बंदे को काफी ज्यादा अजीब सा होने लगता है, और इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसकी बॉडी के साथ ये क्या हो रहा है। और ये मन में कहता है, आखिर अचानक से क्यों मेरी पूरी बॉडी मेल्ट होने लगी, और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरी बॉडी के अंदर जो वाइटल फोर्स थी वो पूरी तरीके से इवेपोरेट हो चुकी है, और मेरी बॉडी के अंदर एलिमेंट्स का अजीब सा चेंज आ रहा है। और मेरी बॉडी भी मेल्ट होना शुरू हो गई है। नहीं, मैं मेल्ट होना नहीं चाहता हूँ। और इस सिचुएशन को देख के ओल्ड सन को भी काफी ज्यादा चिंता होने लगती है, और ये मन में कहता है, ये तो काफी खतरनाक टेक्निक है, और एक तरीके से ये एक एक्सट्रीमली पावरफुल सिंगल टारगेट मैजिक है, और ये टारगेट के ऊपर अंदर और बाहर दोनों तरफ से अटैक करता है, इसलिए डायरेक्टली टारगेट के ऊपर स्पिरिचुअली असर पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर जो लाइफ फोर्स होती है वो तुरंत ही इवेपोरेट हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी और वाइटल फोर्स के अंदर एलिमेंट्स के अजीब से चेंजेस होने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी खुद की बॉडी अपने आप मेल्ट होने लगती है। और फिर ओल्सन तुरंत ही अरेना में आ जाता है, और ये कहता है, नंबर 98 एडमिट करता है, मतलब कि हार मानता है, इसलिए अब जल्दी से तुम अपनी इस एबिलिटी को रोक दो। जिस पर युहाओं इससे कहता है, तुम कौन हो, और मुझे बताने वाले तुम कौन होते हो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। जिस पर ओल्सन कहता है, मैं इसका टीचर हूँ, और मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा, तो प्लीज तुम अपने इस अटैक को करना बंद करो। और इस चीज के लिए युहाओं भी मान जाता है, और ये तुरंत ही इस बंदे के ऊपर से अपने इस अटैक को हटा लेता है, जिसकी वजह से ये बेचारा अब मेल्ट नहीं होता है, लेकिन ये तुरंत ही गिर जाता है। और युहाओं कहता है, मैं इस मैच को जीत चुका हूँ, तो उस प्राइस को मुझे दे दो। जबकि इस तरफ ओल्ड सन इस बंदे को उठाते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो। और ये बंदा तुरंत ही होश में आते हुए कहता है, थैंक गॉड, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं बस मेल्ट होने ही वाला था। जिस पर ओल्ड सन इसे दिलासा देते हुए कहता है, चिंता मत करो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। और तभी यहाँ पे हेड एल्डर भी आ जाता है, जिसके आगे ये तीनों सबॉर्डिनेट्स अपने लीडर को ग्रीट करते हैं। तो ये लीडर कहता है, तुम सभी खड़े हो जाओ, और जिस आइटम को बेड पे लगाया था जल्द से उस आइटम को लेके आओ, और उसे इस यंग फ्रेंड को दे दो। और क्योंकि शिशुई अलायंस के लोग काफी ज्यादा ईमानदार होते हैं, इसलिए हम अपनी बात से पीछे हटने जैसी कोई हरकत नहीं करेंगे, और मैं इस अलायंस का लीडर हूँ,
और तुम मुझे नान गोंगवान बुला सकते हो। जिस पर युहाओ हेलो करते हुए कहता है, हेलो सीनियर, ये मेरे लिए सम्मान की बात है जो मैं आपसे मिल पाया। और फिर ये नान गोंगवान कहता है, चलो ठीक है, आप जल्दी से इस मैच के रिजल्ट को अनाउंस कर दो। और फिर ये कमेंटेटर कहता है, ब्राइट कैपिटल सिटी के अंदर इस यंग एलाइट सोल मार्शल टूर्नामेंट के टॉप कंटेस्टेंट डिसाइड हो चुके हैं। और फिर गोंगवान कहता है, यंग फ्रेंड, क्या तुम्हारे पास मेरे साथ थोड़ी बहुत बातचीत करने का समय है? जिस पर युहाओ मना करते हुए कहता है, मेरे पास तुम्हारे साथ बात करने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं यहाँ पर सिर्फ प्राइजेस को जीतने के लिए ही आया हूँ। और तुम जिस भी बारे में मुझसे बात करना चाहते हो प्लीज तब तक इंतजार कीजिए जब तक कि मैं फाइनल चैंपियनशिप को जीत नहीं लेता हूँ। और रूल्स के अनुसार क्या मैं उस शील्ड को अपने साथ ले जा सकता हूँ जिसे मैंने बनाया है? जिस पर गोंगवान कहता है, हाँ बिल्कुल तुम ले जा सकते हो। तो फिर ठीक है, मैं तब तक इंतजार करता हूँ जब तक कि तुम हमारे शिशुई अलायंस की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जीत नहीं जाते हो। और फाइनल्स के हो जाने के बाद हम अपनी बात को वापस से शुरू करेंगे। लेकिन मुझे सबसे पहले तुम्हें कुछ बताने दो कि अगर तुम सच में हमारे शिशुई अलायंस को जिता सकते हो तो इस कंपटीशन के खत्म हो जाने के बाद शिशुई अलायंस तुम्हें काफी जनरस रिवॉर्ड देगा। जिस पर युहाओ कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इससे भी ज्यादा सम्मानित हूँगा। जिसके बाद केतु युहाओं को यहाँ से ले जाने लगता है और इस पर गोंगवान भी कुछ भी नहीं कहता है। और जब ये चारों रास्ते में यहाँ से जा रहे होते हैं तभी युहाओ कहता है कि अगर आप लोगों को मुझ पर विश्वास है तो कुछ भी मत पूछना। मैं अभी के लिए आप सभी को सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि मैं किसी तरीके का इविल सोल मास्टर नहीं हूँ। जिस पर केतु कहता है, मैं तो काफी थका हुआ हूँ, इसलिए मैं तो अभी आराम करने जा रहा हूँ। लिटिल जूनियर ब्रदर, आपको भी अच्छे से रेस्ट कर लेना चाहिए। जबकि नाना यहाँ से जाते हुए कहती है, मास्टर प्लीज आप अच्छे से रेस्ट करना, अब मैं भी यहाँ से चलती हूँ। जिसके बाद नाना और केतु ये दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं। इसके अगले दिन हम सभी को एक साथ देखते हैं जहाँ बेबे सभी को ही आने वाली बैटल के बारे में अपने अपने ओपिनियन शेयर करने के लिए कहता है। जिस पर जियांग ननन कहती है, मैं अभी इसी तरीके से सोचती हूँ कि हम श्रेक्स से बिलोंग करते हैं और हम भी श्रेक्स का एक हिस्सा हैं। और इस बारी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा तांग सेक्ट कितना आगे जा सकता है और हमने अच्छी खासी प्रतिष्ठा हासिल कर ली है, लेकिन श्रेक्स की ग्लोरी के लिए उसे ऐसे ही आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। और मैं युहाओं के सजेशन के साथ सहमत हूँ। जिस पर जू सांशी जियांग ननन से कहता है, आखिर तुम मेरी तरफ इस तरीके से क्यों देख रही हो? हाँ बिल्कुल, मैं भी सहमत हूँ। जिसके बाद वांग डोंगर सियो और केतु ये तीनों भी अग्री कर देते हैं। और फिर बेबे कहता है, तो ठीक है, युहाओं भी डिसाइडेड रहा और चलो सभी लोग इन बचे हुए दिन का फायदा उठाएं और अपने आप को एडजस्ट करें। खासकर युहाओं, वैसे तो तुम अभी अभी ही रिकवर हुए हो, लेकिन तुम हमारी पूरी टीम के सेंटर हो और हमारे श्रेक 7 डेविल्स का ब्रेन भी। जिसके बाद सभी लोग साथ में बैठ के खाना खाने लगते हैं और आखिरकार काफी समय बाद एक साथ भी एंजॉय करते हैं। और फिर हमें रात का समय दिखाया जाता है जहां पर बेबे कहता है, क्या तुम उनके इंटीरियर के अंदर जाना चाहते हो? जिस पर युहाओं कहता है, मेरे पास इस तरीके का आइडिया तो है, लेकिन डोंगर ने मुझे रोक दिया है क्योंकि इसे ऐसा महसूस होता है कि ये काफी ज्यादा डेंजरस होगा। जिस पर बेबे भी कहता है, हाँ इसने सही कहा, ये वैसे भी काफी ज्यादा डेंजरस होगा। और होली स्पिरिट कल्ट की जो पावर है जिसे हमने लास्ट टाइम देखा था और जिस लेवल पे हम उनका सामना कर सकते हैं वो उससे कहीं ज्यादा आगे और ताकतवर है। और वो हर मामले में हमसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनके खिलाफ जीतने का हमें एक मौका भी नहीं मिलेगा। और ये व्हील चेयर भी ये दर्शाती है कि तुम भी मूव नहीं कर सकते हो। जिस पर युहाओं मजे में आते हुए कहता है, जब तक कि मेरे पास इम्प्रूव करने की अच्छी एबिलिटी है तब तक मैच के अंदर पार्टिसिपेट करने की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। और इसका जो प्राइस है वो 9th लेवल का एक सोल टूल है जिसका मूल्य आकन पैसों से नहीं किया जा सकता है। जिस पर बेबे मना करते हुए कहता है, नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारी लाइफ को तो पैसों के साथ मेजर करने के बारे में भी सोचा नहीं जा सकता है और तुम हम सभी के लिए ही काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। जिस पर युहाओं कहता है, फर्स्ट सीनियर ब्रदर, मुझे अपने आप पे पूरा विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ। जिस पर बेबे कहता है, लिटिल जूनियर ब्रदर, ऐसी कौन सी चीज है जिसने तुम्हें इतना कॉन्फिडेंट कर दिया है? जिस पर युहाओं कहता है, फर्स्ट सीनियर ब्रदर, कल जो मैच हुआ था उसमें मैंने जिस ट्रिक को इस्तेमाल किया था मैं उसका जिक्र आपसे कर चुका हूँ और मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं कह रहा हूँ। ये स्पेशल एबिलिटी मुझे बस गुड लक से मिली है और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए इसे मेरी थर्ड मार्शल सोल भी समझा जा सकता है जो कि मुझे कुछ स्पेशल एबिलिटीज दे सकती है और ये कुछ एबिलिटी ही सबकी फाड़ सकती हैं। और डोंगर, ये बात तुम्हारे लिए भी है
और अगर तुम्हें चिंता महसूस होती है तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा जब मैं उनके इंटीरियर के अंदर घुसपैठ करूंगा। और इस बात को सुनकर डोंगर मन में कहती है, ये कभी भी मेरी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन को मजाक के रूप में नहीं देखता है। और अब जब इसने ऐसा कहा है तो ये सच में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा। और फिर डोंगर युहाओं से कहती है, युहाओं तुमने कल मुझसे वादा किया था ना। फिर युहाओं इससे कहता है, डोंगर मेरी बात सुनो, मैं उनके इंटीरियर के अंदर घुसपैठ इसलिए करना चाहता हूँ जिससे कि हम होली स्पिरिट कल्ट की जांच कर सके और इसके साथ साथ किसी ऐसे रास्ते को भी निकाल सके जिससे कि हम मास्टर तांग्या को भी वहां से बच निकलने में मदद कर सके। हम सभी के बीच में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस काम को करने के लिए मुझसे ज्यादा सूटेबल हो। रही बात मेरी सेफ्टी की तो चलो मैं भी तुम लोगों को थोड़ा सा फील करने देता हूँ। और पहली बार युहाओं इन सभी के सामने इस्तेमाल करता है अपनी थर्ड मार्शल सोल मतलब गॉड इलेक्ट्रोलक्स की पावर को। और ये किसी तरीके का फॉर्मेशन बनाने लगता है और इसे इस्तेमाल करते ही ये तुरंत ही यहाँ से गायब हो जाता है। और इस चीज को देख के बेबे और वांग डोंगर ये दोनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। इसलिए डोंगर तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करते हुए मन में कहती है, मेरी लाइट एलिमेंट एनर्जी इस रूम के अंदर पूरी तरीके से भर चुकी है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि युहाओं पूरी तरीके से यहाँ से गायब हो चुका है। और आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तुरंत ही टेलीप कर सके। और वैसे तो युहाओं के पास ये एबिलिटी है लेकिन वो भी सिर्फ सोलबोन स्किल के द्वारा ही एक्टिवेट होती है। और उससे भी बढ़कर कि उसने कहा है कि ये ना ही सोल रिंग एबिलिटी है और ना ही सोल बोन एबिलिटी है। ऐसा हो सकता है कि इसे अनडेड मैजिक को इस्तेमाल करके एक्टिवेट किया गया हो। और अगर ऐसी भी बात है तो फिर ये ऐसा कैसे कर सकता है। और ये तो यहाँ तक कि 10 से 15 सेकंड्स के लिए भी गायब हो चुका है और तो और इसके आने का कोई भी साइन नहीं मिल रहा है। लेकिन तभी युहाओं अचानक से वापस से इन सभी के सामने अपीयर हो जाता है। और इस चीज को देख के बेबे काफी ज्यादा हैरान होता है और वांग डोंगर भी काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हुए कहती है, आखिर ये तुम्हारी कैसी एबिलिटी है। तो युहाओं कहता है, अगर इस एबिलिटी की बात की जाए तो ये काफी मिस्टीरियस है और ये एक ऐसा एसेट है जिसे मेरे जो दूसरी डायमेंशन वाले टीचर थे वो इसे मेरे लिए छोड़ गए हैं। और मेरे टीचर ने बताया कि इस यूनिवर्स के अंदर काफी सारे प्लान है और हर एक प्लेन के अंदर प्लैनेट है और तो और मेन वर्ल्ड भी है। और इससे ये कहने का मतलब है कि जब कभी भी मैं खतरे में हूँ तो मैं टीचर के डमी डायमेंशन के अंदर छिप सकता हूँ और तो और मैं कुछ लोगों को भी अपने साथ उसके अंदर ले जा सकता हूँ। और मेरे जो टीचर थे उनके पास काफी ज्यादा इमेंस पावर थी। इसलिए मास्टर ने अपनी जिंदगी के दौरान एक बार कई सारी छोटी छोटी दुनियाएं बनाई जिन्हें डमी वर्ल्ड या हाफ वर्ल्ड भी कहते हैं। और मैंने भी बस उसी डमी वर्ल्ड के अंदर एंटर किया था। और वो किसी तरीके का टेलीप नहीं है बल्कि मैं बस इस दुनिया को छोड़ के चला गया था। और यहाँ तक कि वैसे मेरे टीचर का जो डमी वर्ल्ड है वो काफी बोरिंग है लेकिन वो कम से कम सबसे ज्यादा सेफ है। जिस पर डोंगर हैरान होते हुए कहती है, युहाओं तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ब्रदर बेबे और मैं भी उस डमी वर्ल्ड के अंदर एंटर कर सकती हूँ जिसका तुमने जिक्र किया है। जिस पर युहाओं कहता है, लेकिन तुम लोगों को भी तैयार रहना है क्योंकि हर एक डमी वर्ल्ड जिसे मेरे टीचर ने बनाया है वो किसी रीजन के लिए ही बनाया है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये करीब करीब पूरी तरीके से कंप्लीट हो रखा है। और तो और वहाँ पे काफी सारे अनडेड क्रिएचर्स भी है जिसे मेरे मास्टर छोड़ गए हैं। और हजारों सालों के रिप्रोडक्शन के बाद भी यहाँ तक कि मेरे टीचर भी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए हैं कि ये जो अनडेड क्रीचर्स हैं ये कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वैसे वो दुनिया काफी ज्यादा मनहूस और बेकार सी है लेकिन वो एब्सोल्यूट सेफ है। और चलो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि वो दुनिया कैसी है। जिसके बाद युहाओं एक बड़ी फॉर्मेशन बना के इन सभी को भी अपने साथ वहां पे ले जाने लगता है। और जब बेबे उस दुनिया के अंदर एंटर करने वाला था तब इसे अजीब सी फीलिंग आती है और ये मन में काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है, मैं इस ग्लूमी ऑरा के साथ काफी ज्यादा फेमिलियर हूँ। और लिटिल जूनियर ब्रदर की ये जो एबिलिटी है ये वास्तव में इविल सोल मास्टर से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। जबकि डोंगर को भी काफी दिक्कत हो रही होती है और ये मन में कहती है, कितने ज्यादा भयंकर चक्कर आ रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरे टुकड़े टुकड़े हो गए हो। जिसके बाद ये तीनों ही किसी दूसरी दुनिया में आ जाते हैं जो वाकई में काफी ज्यादा गांडफाड़ लग रही होती है। और ये जो डमी वर्ल्ड होता है ये एकदम बंजर होता है और यहाँ का ये जो सन होता है वो भी ब्लैक होता है। और इस दुनिया को देख के ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या ये सच में कोई और दुनिया है। और फिर हम देखते हैं कि युहाओं वांग डोंगर बेबे ये तीनों ही डमी प्लेनेट के अंदर आ गए होते हैं। जहां पर आने के बाद युहाओं बताता है, टीचर ने जो मुझे बताया था उसके हिसाब से इसे अभी भी एक कंप्लीट वर्ल्ड नहीं माना जा सकता है
क्योंकि टेक्निकली यहाँ पे सिर्फ लैंड ही एग्जिस्ट करती है जिसका कोई भी आसमान नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ घोस्टली क्रिएचर्स और बॉर्डर ही एग्जिस्ट करता है, और बॉर्डर के परे यहाँ पे अंधेरे के साथ साथ वेकेंट स्पेस है। और यहाँ पर हमने एक बड़े से पोर्टल से एंटर किया है जो कि जस्ट हमारे पीछे है, जो कि एक सीक्रेट डायमेंशन की है जो कि टीचर पीछे छोड़ गए हैं, और सिर्फ उसके ही माध्यम से हम अपने डायमेंशन के अंदर लौट के जा सकते हैं। जिस पर बेबे कहता है क्या हो अगर यहाँ के गोस्टली क्रीचर्स इस सीक्रेट डायमेंशन के अंदर चले जाए। जिस पर युहाओं कहता है तो फिर ये हमारी दुनिया के अंदर एंटर कर लेंगे, और टीचर ने इस घोस्ट हाफ प्लेन को इसलिए क्रिएट किया जिससे कि वो आसानी से गोस्टली क्रीचर्स को समन कर सके। और मेरे टीचर का फुल टाइटल क्लेम इलेक्ट्रोलक्स द होली नेक्रोलॉजी है, और इनका इंटेंशन असल में एंडेड मैजिक को स्टडी करने का था। और हमारे डुलियो कॉन्टिनेंट की भाषा में कहा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि ये सोल स्किल की स्टडी कर रहे थे, और इस जगह को इन्होंने इसलिए बनाया जिससे कि ये अनडेड मैजिक को और भी ज्यादा परफेक्ट कर सके। और हजारों सालों के डेवलपमेंट के बाद यहाँ पे काउंटलेस पावरफुल गोस्टली क्रीचर्स क्रिएट हुए, और इन बातों को सुनकर डोंगर भी हैरान होती है और ये कहती है क्या सच में इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा भी पर्सन है जो कि एक पूरी दुनिया को भी बना सकता हो, यहाँ तक कि अगर ये बस इनकम्प्लीट हाफ प्लेन ही क्यों ना हो, ये चीज फिर भी डराने के लिए काफी है। जिस पर बेबे कहता है मैं यहाँ तक कि ये भी नहीं सोच सकता हूँ उनका मैजिक कितना ज्यादा टेरिफाइंग होगा। जिस पर युहाओं कहता है सीनियर ब्रदर डोंगर आप दोनों को ही चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। टीचर ने कहा है कि इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि एक नेक्रोलॉजी को कास्ट करने के लिए, और उस समय एक स्पेशल रिचुअल के माध्यम से टीचर ने पहले ही अपने आप को हाफ ह्यूमन हाफ गोस्ट लिच के अंदर बदल दिया। लेकिन यहाँ तक कि जब उन्होंने ओवर पावर्ड और डेड मैजिक को इस्तेमाल किया तो उसके बाद से उनकी बॉडी डिक्लाइन करने लगी, और टीचर ने जो स्किल्स मुझे दी हैं वो तो बस उनकी पावर का एक छोटा सा हिस्सा ही है, लेकिन तब भी वो जिंदगी भर के लिए मुझे फायदा देगा। तो दोस्तों गॉड एलेक्स की इस पावर को देख के आपको क्या लगता है? चलो इसी बात पे एक क्वेश्चन हो जाए, आपको क्या लगता है कि 99 लेवल डुलियो तांगसन मतलब कि जब तांगसन डेमिगॉड लेवल पर था उस समय अगर उसकी फाइट हमारे गॉड एलेक्स के साथ होती तो आपको क्या लगता है कौन जीतता? भाई कमेंट में थोड़ा ऑनेस्टली बताना, और थोड़ा ब्रूटल भी होना चाहो तो चलेगा, क्योंकि मुझे लगता है तांगसन उसके सामने एक थोड़ा बच्चा है जिसके पास डिवाइन पावर्स के नाम पे बस एक सी गॉड ट्राइडेंट ही है। वेल अभी हम अपनी एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं, और युहाओं ये बातें कहते हुए इमोशनल होने लगता है। तो वांग डोंगर युहाओं के पास आके कहती है युहाओं क्या हम इस जगह को चेक करने के लिए और आगे जा सकते हैं? जिस पर युहाओं कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन हमें काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा, और यहाँ पर हमारा कभी भी किसी भी घोस्ट क्रीचर से सामना हो सकता है, इसलिए हमें काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। और इतना कहने के बाद ये वहाँ पे जो पोर्टल होता है उसे अपने हाथ के अंदर सक कर लेता है, और ये करने के बाद युहाओं कहता है आप दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि आप दोनों ही मुझसे 20 कदमों से ज्यादा दूर ना जाएं, और मैं इस डिस्टेंस के अंदर आप दोनों को ही कवर कर सकता हूँ। और ये स्पेशली डोंगर के लिए है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी जो एलिमेंटल एबिलिटी है वो काफी ज्यादा तेजी से काफी ज्यादा कमजोर हो गई है, क्योंकि यहाँ के आधे से ज्यादा डमी वर्ल्ड के अंदर टेक्निकली लाइट एलिमेंट नहीं है। और इस बात को सुनकर डोंगर भी चौंकते जाती है, और ये तुरंत ही अपने विंग्स को बाहर निकाल लेती है, जिन्हें देख के ये काफी हैरान होते हुए कहती है मेरे बटरफ्लाई के विंग्स तो कितने ज्यादा डल और ग्रे हो गए हैं, और यहाँ तक कि जो इनके अंदर से लाइट की रेज निकलती थी वो भी जा चुकी है। और तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं क्लियरली महसूस कर सकती हूँ कि मेरी जो सोल पावर है वो काफी तेजी से कंज्यूम हो रही है, और ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि तुमने कहा है। और जब ये तीनों इस जगह आगे बढ़ रहे होते हैं तो डोंगर कहती है ये जगह तो सच में कितनी ज्यादा बंजर है। जिस पर बेबे कहता है ये बिल्कुल भी सच में हमारे रियल वर्ल्ड की तरह नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफी सारी हील्स हैं, और जैसे ये तीनों एक हील के ऊपर चढ़ के आते हैं तो इन तीनों के ही काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि काफी सारे क्रिएचर्स इन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं, जिन्हें देख के इन दोनों की काफी गंदी वाली फट जाती है। और ये तीनों ही काफी हैरान होते हुए कहते हैं आखिर वो यहाँ पर क्या आ रहा है? हम देखते हैं कि ये सच में क्रिएचर्स होते हैं जो कि काफी ज्यादा डरावने लग रहे होते हैं, जिन्हें देख के डोंगर काफी ज्यादा डर सी जाती है। और युहाओं कहता है थोड़ी सी लाइफ फोर्स ही इन गोस्टली क्रिएचर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफी होता है, और अगर वो हमारे ब्लड और मीट को कंज्यूम कर लेते हैं तो वो हाई लेवल पे इवॉल्व हो सकते हैं। और टीचर की जो मेमोरीज पीछे रह गई थी उन्होंने मुझे बताया है कि उन्होंने टोटल यहाँ पे 13 तरीके के घोस्टली क्रीचर्स को छोड़ा है इस घोस्ट प्लेन पे,
और उन सभी में ये जो ऑर्डिनरी स्केलेटन है ये सबसे ज्यादा कमजोर है। जबकि इस तरफ बेबे पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार हो गया होता है और ये कहता है कि काफी लंबे समय से बेड पर पड़ा हूँ, लेकिन अब थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने का समय हो गया है और चलो मैं उनकी स्किल्स को आजमाता हूँ। जिसके बाद बेबे उन सभी स्केलेटन से लड़ने के लिए आगे जाने लगता है तो डोंगर पीछे से चिल्लाते हुए कहती है, बिग ब्रदर बेबे आप केयरफुल रहना। जिस पर युहाओं कहता है, चिंता मत करो वो ठीक रहेंगे और ये मत भूलो कि ये वो दुनिया है जिसे टीचर मेरे लिए छोड़ गए हैं और एक तरीके से मैं इस जगह का ओनर हूँ। और तभी बेबे ने अपने क्लॉ से एक काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है जिसकी चपेट में आ जाने की वजह से ये सारे क्रिएचर्स मारे जाते हैं और बेबे ने जिन क्रिएचर्स को मारा था उस पर ये अपना अनडेड मैजिक को इस्तेमाल करता है और उन्हें वापस से जिंदा कर देता है। इसकी वजह से उस क्रिएचर को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है और इस बार ही ये युहाओं के ऊपर अटैक करने की बजाय अपने ही साथियों के ऊपर अटैक कर देता है। जबकि इस तरफ युहाओं चांटिंग कर रहा होता है जिसकी वजह से जो क्रिएचर्स इन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे थे वो रुक जाते हैं। जिसके बाद ये सभी ही आपस में लड़ने लगते हैं और इस चीज को देख के बेबे हैरान होता है और ये कहता है, लिटिल जूनियर ब्रदर क्या तुम उन्हें कंट्रोल कर सकते हो? जिस पर युहाओं कहता है, यहाँ तक कि बिना चांटिंग के भी मैं इन स्केलेटन को कंट्रोल कर सकता हूँ जिनकी स्ट्रेंथ सिर्फ एक एवरेज पर्सन के जितनी ही है। यहाँ के जो गोस्टली क्रिएचर्स हैं वो मेरे ऊपर एक उंगली भी नहीं उठा सकते हैं। तो अब क्या तुम लोगों को समझ में आ गया कि क्यों मैंने तुम लोगों से कहा था कि ये जगह सबसे ज्यादा सेफ है? यहाँ तक कि अगर मैं होली स्पिरिट कल्ट के अंदर घुसपैठ भी करता हूँ तो इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि होली स्पिरिट कल्ट कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तब भी वो मुझे पकड़ने के लिए टीचर के द्वारा बनाए गए डमी वर्ल्ड के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। और यहाँ तक कि सुपर टाइटल डुलियो डार्क ड्रैगन लांग झाओ भी इस जगह के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। जिस पर बेबे कहता है, लिटिल जूनियर ब्रदर मुझे लगता है कि तुमने मुझे कॉन्विंस किया। हमारी दुनिया के जो लोगों का नजरिया है इविल सोल मास्टर्स को लेके वो काफी ज्यादा बुरा है और अगर ईमानदारी से कहूँ तुमने जो हमें ये अनडेड मैजिक दिखाया है ये हमारे डुलियो कॉन्टिनेंट के जो इविल सोल मास्टर्स हैं उनसे ये काफी ज्यादा मिलता जुलता है और हमें तो तुम पर शक नहीं होगा कि तुम एक इविल सोल मास्टर हो, लेकिन बाकी के जो लोग हैं शायद वो ऐसा ना सोचे। जिस पर युहाओं मजे में आते हुए कहता है, चिंता मत करिए, जब तक कि लाइफ एंड डेथ सिचुएशन नहीं होती है तब तक मैं हुआ युहाओं सिर्फ इकलौता वही पर्सन रहेगा जिसके पास 2 मार्शल सोल है। और रही बात नेक्रोमांसर तांगवू की तो वो मैं नहीं हूँ। डोंगर तुम्हारा इस चीज को लेकर क्या कहना है? जिस पर डोंगर कहती है, अब और ज्यादा मत कहो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब है। मेरी बस तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर तुम किसी एडवेंचर पर जाने वाले हो तो तुम्हें मुझे अपने साथ लेकर जाना होगा और तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर चलूंगी। जिस पर युहाओं कहता है, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, तो फिर चलो वापस चलते हैं। और इस पार्ट में अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में।